I am actually sorry. I had to make everyone because of some meetings I got delayed. Sir, it's Pleasure okay. to It's completely fine, sir. Please. okay. So it's my pleasure to read with all of you, and the title of the book is The Biology of Belief. चंदन जी, you will have to first tell me कि कितना टाइम रहता है, किस तरीके से फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है, so that सर I यकीन know. मानिए कि लिटरली जब तक आप चाहेंगे तब तक हमारे पास टाइम है. So it's Okay. completely up to you that how much time you can spare for all of us, because we are eagerly waiting to hear from you about this book and how this book can change so many things around people. So Okay. it's completely up to you, sir. Okay. So I would like to tell you that the book is on epigenetics. Concept है that says that हमारी जो एक अर्लियर फिलॉसफी रही है वो ये रही है कि जब एक इंसान बॉर्न होता है तो उसके अंदर उसके फैमिली के मदर फादर के या ग्रैंड डैड ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स ट्रांसफर होते हैं. एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स पीपल थिंक कि एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, एंड म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिक परस्यू करेगा. एक वो रहता है कि आर जीन्स थ्रू आर डीएनए ट्रांसफर होते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे में, और उन्हीं की वजह से उनके अंदर कुछ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज या उनका बेसिक जो सोचने का तरीका होता है वो डेवलप होता है. तो ये बुक जो है ये इस पे बात करती है कि किस तरीके से ये दिस इज अ फील्ड ऑफ एपिजेनेटिक्स व्हिच सेज दैट कैसे ह्यूमन जीन्स को उनका सराउंडिंग्स अफेक्ट करते हैं और आपकी जीन्स ऑन और ऑफ हो सकती हैं बेस्ड अपॉन योर सराउंडिंग्स. सो तो इसके अंदर जो इनके ऑथर हैं, ही इज मिस्टर ब्रूस लिप्टन. ही इज अ फेमस ऑथर. ही इज अ पीएचडी एंड डॉक्टर फ्रॉम अ फेमस यूनिवर्सिटी इन यूएस. एंड उन्होंने जो ये थ्योरी का उन्होंने जो इस कॉन्सेप्ट पे रिसर्च किया और पब्लिश किया, दैट वाज इन 1990s आई शुड से. और उन्होंने बेसिकली कैरेबियन रीजन में जब वो थे, वो शुरू में अपनी जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वहां पर ही वेंट इनटू डिप्रेशन एंड ही वाज नॉट एबल टू फोकस. उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इफेक्ट हुई थी. तो देन ही मूव टू कैरेबियन रीजन और वहां से उन्होंने स्टार्ट किया इस थ्योरी पे काम करना. सो बुक का जो कंटेंट्स हैं दैट गोज लाइक, पहला चैप्टर इट टॉक्स अबाउट स्मार्ट सेल्स क्या होते हैं और स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या होते हैं. फिर इट टॉक्स अबाउट कि इट्स द एनवायरनमेंट स्टूपिड. बेसिकली it's ultimately the environment which basically affects any person, और पूरे a person's personality or person's own behavior is modified by the environment where he or she lives. And then it talks about the magical membrane. मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा magical membrane क्या है. फिर new physics and then your belief systems and growth and protection and the conscious parenting that it talks about. So पहला चैप्टर है lessons from the petri dish in praise of smart cells and smart students. So इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ऑथर इस चीज को बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुई थी. सबसे पहले ह्यूमन बॉडी जो हमारी अर्थ के अंदर लाइफ आई थी वो सेल्स से आई थी. एक सेल अपने अंदर इंडिविजुअली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था और एक सेल के अंदर डीएनए भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, मेम्ब्रेन भी होता है. मेम्ब्रेन उसका सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है. और किस तरीके से पहले सेल्स बने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर कुछ सेल्स आपस में जुड़ते गए और वो जुड़ के फिर देन दे डिसाइडेड डिवीजन ऑफ वर्क फोर्स हो कि एक ब्रेन बना, एक हार्ट बना, लंग बना, लिवर, किडनी. सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं दे कंबाइन टुगेदर and then they form the human body. and इस तरीके से human body का evolution हुआ.
एंड इट सेज कि जो एक हमारे अंदर एक सेल भी होता है वो भी अपने में एक मिनिएचर ह्यूमन होता है, क्योंकि उसके अंदर भी सारी एक्टिविटीज होती हैं। वो खाना खाता है। खाना कैसे खाता है? जैसे जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स सेल के वो सप्लाई होते हैं, दैट इज इन अ वे वो उसका फूड होता है। और सेल के अंदर मूवमेंट का भी वो होता है, एक सेल मूव भी कर सकता है। सो सेल अपने में ही एक मतलब एक मिनिएचर ह्यूमन होता है। और धीरे धीरे ये सेल जो है वो स्मार्ट होते गए, ये आपस में बेसिकली एक दूसरे से मिलते गए, और फिर ह्यूमन बीइंग जो है बना। तो ये कहीं ना कहीं थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कि भाई ह्यूमन बीइंग्स जो हैं एक दूसरे से फाइट करके बने हैं, और बेटर होने के मतलब कि एक दूसरे को हरा के जो फिटेस्ट बंदा है वो ब्लर करना पड़ेगा। वो बेसिकली इस थ्योरी को चैलेंज करता है कि नहीं, इट इज नॉट लाइक दिस कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इट इज द स्मार्टेस्ट सेल्स विच आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग। और उन्होंने अपना जो भी फीचर्स डेवलप करे वो कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर की फिलॉसफी पे डेवलप करे। सो पहला चैप्टर के अंदर इट बेसिकली क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इनटू हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर born, how our cells behave, and it's a very unique concept that it talks about. And thereafter it comes up on the second chapter which says it's the environment stupid. When you say it's the environment stupid, इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स या ह्यूमन बीइंग जो अल्टीमेटली बिहेव करता है वो उसके इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर करता है। और सिमिलरली सेल्स के अंदर भी यही चीज देखी गई। अगर हम सेल्स की बात करें तो वी रियलाइज कि एक सेल जिस इन्वायरमेंट में होता है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। और वो किस तरीके से होता है कि हर सेल जो होता है वो अमीनो एसिड्स और जितने भी सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को अगर हम ब्रेक करें तो वो अमीनो एसिड्स होते हैं। और वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे बेसिकली उनके अंदर रिसेप्टर्स, एक आईएमपी करके इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए कि अगर आप एक ब्रेड को लेते हैं और ब्रेड के अंदर अगर आप एक इफ यू बेसिकली टेक अ ब्रेड और उसको अच्छे से स्टफ कर दे किसी चीज से, और वो परमिएबिलिटी उस ब्रेड की जो सैंडविच टाइप का लेयर है उसकी खत्म हो जाए, तो कोई भी चीज अगर आप ऊपर से डालेंगे वो नीचे नहीं जा सकती। लेकिन अगर उसके अंदर आप कुछ पोर्स कर दें या फिर उसके अंदर कोई ऐसी चीज डाल दें जिससे वो परमिएबिलिटी उसकी बढ़ जाए और आप ऊपर से कुछ डालें तो वो नीचे पहुंच पाए, तो तब चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी के अंदर भी यही देखा गया है कि हर सेल के अंदर एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है सेल के अंदर वो आदान प्रदान होता है। तो सेल का मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस चीज को अंदर आने देना है और किस चीज को अंदर नहीं आने देना। सो इसके अंदर फिर ये भी कॉन्सेप्ट को चैलेंज करा गया कि हम जो बोलते थे कि हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो डीएनए के थ्रू होता है। तो डीएनए के थ्रू अगर सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं तो ह्यूमन जीन्स की अगर हम बात करें तो इतने सारे बिलियंस ऑफ लोग हैं तो बहुत सारी जीन्स होनी चाहिए। बट ये देखा गया कि नंबर ऑफ जीन्स अगर हम बात करें एक रैट में कितनी है और एक ह्यूमन बीइंग में कितनी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि हमारी जीन सब कुछ डिसाइड नहीं करती, हमारा इन्वायरमेंट जो है उससे हमारी बहुत सारी ह्यूमन प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। और वो अल्टीमेटली हमारे सेल से स्टार्ट होता है कि हमारे सेल से जिस तरीके से आईएमपीज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जैसे आदान प्रदान करते हैं, उसी तरीके से वो जब सेल्स का पूरा कॉम्बिनेशन हमारा ह्यूमन बॉडी होता है तो वो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि किस तरीके से हम बिहेव करते हैं या हमारी सेल्स या हमारी बॉडी बिहेव करती है। सर तो मैं एक चीज जो है बस ये यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा आपसे
कि अक्सर जो है हम इस चीज की बात करते हैं कि द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट. At the same time, we also talk about how, like, things can change if we plan our journey as per the path we are choosing to move on. तो इस चीज को इस किताब में कैसे एड्रेस किया गया है सर? I think thank you so much. I have got the laptop finally. Yeah, जी सर. सर म्यूट सर, you are on mute. म्यूट कर लीजिए. जो एपिजेनेटिक्स की थ्योरी है वो इसी चीज को बेसिकली बोलती है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, और उस ट्रेनिंग से हम अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं. इट इज लाइक दिस कि सपोज कई ऐसे एग्जांपल्स देखे गए कि जब लोगों को बहुत स्टेज 2 से स्टेज 3 कैंसर थे, तो डॉक्टर्स ने भी जब उनको जवाब दे दिया कि यू कांट बी क्योर्ड, सो दैट पर्सन थ्रू हिज बिलीफ सिस्टम एक्चुअली चेंज्ड हिज फिजियोलॉजी और उसका कैंसर खत्म हो गया. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी हेल्थ को भी किस तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम से ठीक कर सकते हैं. और वो इसलिए होता है कि आपके सेल्स जो हैं वो बिहेव करना चेंज कर देते हैं बेस्ड अपॉन योर बिलीफ सिस्टम. सो जनरली हम ये सोचते हैं कि हमारी हेल्थ खराब हो गई, उसकी वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम हुई, और फिर हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है. हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि सपोज हम ये सोचने लग जाएं आई एम फाइन. ये क्या है? अगर मैं कंटिन्यूअसली वो चीज सोचता रहूंगा तो मेरे ह्यूमन सेल्स उसी तरीके. Sorry sir, you have to unmute. People are speaking, so I muted on. Sir, please unmute yourself. Yeah, please. So ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज बेसिकली कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है और हमारा बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो हम अपनी हेल्थ को चेंज कर सकते हैं. मतलब अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है, हमको कोई मैसिव प्रॉब्लम हो जाता है, सो थ्रू आवर बिलीफ सिस्टम आल्सो वी कैन क्योर दैट थिंग. दिस इज मतलब जो थ्योरी की बात कर रहे हैं वो ये है. नहीं तो आज तक हम यही सोचते थे कि अगर हमको कोई बीमारी हुई है, हमारे सेल्स खराब हो गए, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए या तो हम दवाई लेंगे, या फिर अगर इनक्योरेबल डिसीज होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते. सो सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के, अगर हम उनका एनवायरनमेंट चेंज कर दें, या हम अपने सेल्स के जो नेक्स्ट इसके अंदर चैप्टर 3 के अंदर बात करते हैं कि हमारे अंदर जो मेम्ब्रेन्स, हर सेल के अंदर एक ये थ्योरी आई कि भाई ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो कहाँ पर है. अगर ह्यूमन ब्रेन हमारा ब्रेन सिस्टम है, तो ऐसी सेल अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सेल का ब्रेन कहाँ पर है? इज इट सेल्स न्यूक्लियस? इज इट इट्स डीएनए? इज इट समथिंग एल्स विच इज वर्किंग एज अ ब्रेन? सो आप एनी गेसेस कि इस थ्योरी के तहत सेल का ब्रेन क्या बताया गया होगा? सर अगर हेलो people are writing nucleus, Aurobindo's theory of nucleus. सो इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि सपोज एक सेल के अंदर अगर उसका न्यूक्लियस ब्रेन है, तो अगर न्यूक्लियस उसका निकाल लिया गया तो सेल को मर जाना चाहिए. अगर आपका ब्रेन डेड हो जाए किसी चीज में तो यू विल डाई, इजंट इट? बट ये देखा गया कि एक सेल से अगर न्यूक्लियस निकाल लिया गया तब भी वो सेल अलाइव रहता है टिल 40 डेज. सो कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि जो सेल है उसमें ये भी देखा गया कि सेल का जब आउटर मेम्ब्रेन हटा दिया गया, देन सेल डाइड इमीडिएटली. सो ये एक थ्योरी को इन्होंने कोरिलेट करा कि हमारा जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बेसिकली कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एनवायरनमेंट से क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी.
एक सेल के अंदर क्या चीज आ सकती है और क्या चीज जा सकती है, उसका मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। सो कहीं ना कहीं इन्होंने इससे इन्फर किया कि इट इज योर मेम्ब्रेन दैट बेसिकली कंट्रोल्स एवरीथिंग। और मेम्ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है? बाय वे ऑफ इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। सो मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या चीज आपकी अंदर आनी चाहिए, क्या चीज आपकी बाहर जानी चाहिए। सो दैट वेज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड, and through that ways our cell membrane controls the entire human cell. So उसी को फिर इन्होंने आगे वो बनाया कि ओके, सो अगर ह्यूमन सेल को उसका मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, सो इन अ वे अगर ह्यूमन बॉडी को भी उसका आउटसाइड एनवायरनमेंट गाइड करता है। तो इसीलिए आपका बिलीफ सिस्टम, उसके थ्रू आप डील कर सकते हो कि किस तरीके से आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको इम्पैक्ट करता है। तो बड़े अच्छे एग्जाम्पल से इन्होंने एक दिखाया कि एक ब्रेड और बटर को उन्होंने लिया और उसके अंदर दे टेक आप सॉलिड चंक ऑफ बटर और दो तरफ ब्रेड रखा, एंड उसमें कुछ आपने स्टेन डाला। सो स्टेन कुड नॉट पास थ्रू द बटर बिकॉज दैट इज अ थिक थिंग, बट उसमें उन्होंने बीच में कुछ ऑलिव्स लगा दिए और उनके अंदर ऑलिव्स के अंदर बेसिकली दे लेफ्ट द स्पेस। सो उसमें जब कुछ डाला तो इट पास थ्रू। सो हमारे मेम्ब्रेन्स के अंदर भी इन ऑलिव्स की तरह ही आईएमपीज होते हैं जो ऑन और ऑफ होते रहते हैं, जिस बेसिस पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन पास होती है। इट्स अ वेरी हाई, मतलब आपको लगेगा बहुत ही कि हाई एंड फिजिक्स है, बट पढ़ेंगे तो बुक के अंदर बहुत इजीली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। सो इन द 4th चैप्टर इट गोज ऑन सेइंग कि किस तरीके से हमारा जो अल्टीमेटली सराउंडिंग है वो इफेक्ट करता है। तो इसलिए हमारा बिलीफ सिस्टम जो है उससे हम अपनी लाइफ को गवर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहेंगे कि मेरी लाइफ में खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, तो मेरी बॉडी सेल्स भी अकॉर्डिंगली वैसे ही बिहेव करने लगेंगे और मेरे को उसी के अकॉर्डिंग बीमारियां होती जाएंगी। एंड अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव करता रहूंगा तो मेरे बॉडी सेल्स भी अकॉर्डिंगली वैसे ही बिहेव करेंगे, एंड आई कैन इनफैक्ट क्योर फ्यू डिसीजेस थ्रू दिस। आप जैसे प्लेसिबो का इफेक्ट इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो कई जगह ये देखा गया कि प्लेसिबो और आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ मेडिसिन दी और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को वो मेडिसिन नहीं दी बट खाली बस सॉल्ट दे दिया, बट उनको यही बोला कि नहीं यही मेडिसिन है, आप इससे ठीक हो जाओगे। सो प्लेसिबो का इम्पैक्ट 50% तक आया है, एंड द रीजन मतलब 50% तक आ रहा है। दिस क्लियरली शोज कि हमारा कहीं ना कहीं ह्यूमन बिलीफ सिस्टम इज अ वेरी पावरफुल थिंग। हमें लगने लगता है कि यार ये दवाई खाइए तो हम ठीक हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि हम वो दवाई खाते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस आता है यार दवाई खा के Exactly. ठीक हो जाएंगे। तो People वो getting better दवाई, when they enter into the doctor's office even. यस, सो वो दवाई इम्पैक्ट नहीं कर रही उतना। आपका माइंड को आपने जब ये बोला, आपने अपनी ह्यूमन बॉडी को आपके माइंड ने बोला कि यार मैं ठीक हो रहा हूं, तो सेल्स अकॉर्डिंगली वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। सो वो जो केमिकल्स आप ले रहे हैं उससे ज्यादा इम्पैक्ट आपके बिलीफ सिस्टम पे आता है। तो दिस इज व्हाट इट बेसिकली टेल्स कि किस तरीके से हमारा एंटायर मेडिसिन सिस्टम जो है उसको हम कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग से चेंज कर सकते हैं। So that's why it says biology of belief, that our belief basically controls our biology much more than other things. Sir, Murari sir is with us from Bangalore. So Okay. he is really into asking your questions. So please go ahead, Murari sir. So yeah, so am I audible? Am I audible? Yeah. Yes. Yeah. So sir, welcome to Read with a Teacher. Actually, I am here at Azim Premji University for a guest lecture. So a very interesting conversation is going on. जो सवाल मेरे मन में आ रहा है जो आप बता रहे हैं, और शायद क्योंकि आपका साइंस में इतना गहरा लगाव है और आप ही बता सकते हैं कि इन्होंने अपने पूरे जो इनके फाइंडिंग्स हैं उसको क्वांटम थ्योरी को पर बेस बनाया है और न्यूटोनियन साइंस को चैलेंज किया है कि न्यूटोनियन साइंस जिस तरीके से
मैटर को अल्टीमेट मानता है और उस पे जो हमारा मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही हम क्वांटम थ्योरी और एनर्जी की बात करते हैं तो एक फंडामेंटल शिफ्ट आता है। तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर ये कोई नहीं समझा सकता है कि ये कैसे क्वांटम थ्योरी को बेस बना करके इन्होंने अपनी थ्योरी को सामने रखा है। दैट इज ट्रू। बेसिकली हम जब न्यूटोनियन थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें यही बोलते हैं कि हर चीज जो है वो मैटर जो है बेसिकली, जब फोर्स, अगर आप कोई भी फोर्स पढ़ते हैं, शुरू में आपने पढ़ा था कि देयर इज सेंटर के अंदर आपका प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन आपके एक सर्कल में घूमते हैं, आपके फिर न्यूट्रॉन्स घूमते हैं। सो न्यूटोनियन थ्योरी कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड उस पे बात करती थी कि आर सेल्स या फिर हमारे उनके व्हाटएवर उनके एटम्स हैं, दे आर लाइक इन अ फिक्स्ड पाथ, और हमारा कंप्लीटली जो मैटर है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड वे में जाता है। बट क्वांटम थ्योरी के अंदर कोई भी चीज जो है वो एक फिक्स्ड उस पर नहीं होती, प्रोबेबिलिटी पे उस पे। आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। मे बी मुझे पूरा कंटेंट फिर से देख के आपको सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि वो चीज वहां पर है, उसका कुछ प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां पर भी है और दूसरी साइड भी है। तो डुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली टू यू, बट इस किताब के अंदर बहुत अच्छे से क्वांटम थ्योरी को बहुत ही इजीली, बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें यही बताया गया है कि हमारी बॉडी से ऊपर हमारा माइंड होता है, एंड वो हमें कहीं ना कहीं, दैट इज अ ह्यूज पावर। एंड हमारा माइंड का मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा कि सपोज एक जीन है मेरी, दिस इज माय जीन, एंड दिस हैज टू बी इस जीन को अगर कॉपी करके मल्टीप्लाई होना है, सपोज एक बीमारी है, वो मल्टीप्लाई कैसे हो रही है कि वो कॉपी होती जा रही है डिफरेंट डिफरेंट उसमें। सो हमारे सराउंडिंग का या हमारे माइंड का ये रोल होता है कि हमने इसको, जैसे स्लीव है, हमने इसको अब कवर कर दिया, सो नाउ इट कांट मल्टीप्लाई, इजंट इट, क्योंकि ये मिररिंग नहीं कर पाएगी। तो ये जो सराउंडिंग है उसका यही काम होता है कि इसको ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया। सो आवर माइंड हैज दैट कैपेबिलिटी कि हम इसको ऑन ऑफ कर दें तो वो मल्टीप्लिकेशन को रोक सके। सो आई थिंक, आई डोंट नो अगर आप लोगों को थोड़ा इससे क्लैरिटी आया हो, बट आपने बिल्कुल सही बताया सर कि क्वांटम थ्योरी जो इस किताब में बताया गया है कि वो एनर्जी को अल्टीमेट बेस मानता है, किसी मतलब मैटर को नहीं। एनर्जी इज अल्टीमेट थिंग, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी इस किताब के जरिए बता रहे हैं कि ये एनर्जी का एग्जिस्टेंस है। और मेरा जो एक अगला मतलब था कि मैं आपसे ये बात जरूर पूछूं कि हमारे यहाँ इस किताब में भी इसका जिक्र है कि बहुत पहले से इस बात को लेकर के मान्यता रही है इंडियन ट्रेडिशन में कि हम एनर्जी हैं। हमारे योगी लोगों की किताब में लिखा हुआ है कि वो एक ही टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, या इस तरीके के कई एक्सपीरियंसेस उन लोगों का होता था। दिस बुक इज थ्रू द अप्रोच ऑफ साइंस इज प्रूविंग व्हाट आवर योगीज हैव बीन टेलिंग अस थ्रू सेंचुरीज। तो ऐसा मुझे पढ़ते हुए लगता था, एंड एक तरीके से हम लोग कहीं न कहीं खुद दरकिनार करते थे कि नहीं ये साइंटिफिक नहीं है। लेकिन आप क्योंकि साइंस के ही बैकग्राउंड से आते हैं और अब आप इस तरीके की चीजों को भी पढ़ रहे, तो हाउ डू यू सी दिस? नो, आई कंप्लीटली फील दैट आर अगर आप ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो वी आर ऑल एनर्जीज। आई फ्रैंकली फील कि हमारे अंदर भी, जैसे लाइक आई एम अ ह्यूमन बॉडी, आई हैव लॉट ऑफ सेल्स, माइंड एंड एवरीथिंग, बट देयर इज a concept of soul also, which I, after going through this book also and otherwise also, we feel that there is some sort of an energy that is there. And in fact अगर आप क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही बोला जाता है कि हर चीज एक एनर्जी होती है। So that is why I seriously feel that every human body or every human soul is a some sort of energy. And this book also is based upon this. Ultimately वो इसी चीज के अंदर लेकर जाती है कि कैसे एक हर ह्यूमन बॉडी का एक एनर्जी सिग्नल होता है,
और इसलिए हम कई बार बात करते हैं, आप देखते होंगे कि हम टेलीपैथी के कॉन्सेप्ट्स जब बोलते हैं कि आप कुछ सोच रहे होते हैं और सामने वाला भी वही चीज पे बात कर लेता है, सो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वेव मिलती है और वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। या फिर हम कई ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अनएक्सप्लेनेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम अगर हम बैठे भी हुए हैं तो वी आर रेडिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज रीचिंग आउट टू समबडी एल्स। इस बुक के अंदर एक दो और जो अच्छी चीजें बताई गई हैं, जैसे हम प्लसीबो की बात करते हैं तो इसी तरीके से नोसीबो भी होता है। नोसीबो क्या होता है कि अगर हम सोचने लग जाए कि कोई चीज नेगेटिव है हमारी लाइफ में, तो वो नेगेटिव नेगेटिव होके वो एक्चुअल में हमारी बॉडी को भी इम्पैक्ट करने लग जाती है और हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकती है। लाइक इफ यू स्टार्ट फीलिंग कि मेरे को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, और अगर मैं कंटिन्यूअसली यही सोचता रहूंगा कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। क्योंकि मेरे हार्ट जो है, जो उसका सराउंडिंग सिस्टम होगा, जो मैं अगर यही सोचने लग जाऊंगा तो मेरी बॉडी एक्चुअल में, मेरी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं। इफ आई कीप ऑन थिंकिंग दिस कि मेरे को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, सो आवर बॉडी विल एडजस्ट इट इन अ वे कि वो मेरा ब्लड फ्लो हार्ट का कम हो जाएगा। सो जैसे प्लसीबो काम करता है वैसे ही नोसीबो भी काम करता है। सो दैट्स वाई हमें हमारे बिलीफ सिस्टम जो है उसको हमको अगर हम स्ट्रांग रखेंगे और पॉजिटिव रखेंगे, सो दैट विल गो इन अ उससे हमारी बहुत सारी चीजों को हम ओवरकम कर सकते हैं। Then this book also talks about a lot of concepts of conscious parenting. सो कॉन्शियस पेरेंटिंग के अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि हम पेरेंट्स जो होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियर्स के इस वे में होते हैं कि शुरू के जो 6 साल होते हैं एक बच्चे के, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने का मतलब आप उसको कुछ भी बोल रहे हो, आपने अगर 2 साल के 3 साल के बच्चे को भी सपोज आपने ये बोला है कि तुम ये नहीं कर सकते, सो यू माइट नॉट फील कि यार उसका क्या इम्पैक्ट बच्चे पे रहा होगा, बट उस समय ना ह्यूमन माइंड एक जंक बॉक्स होता है, उसके अंदर वो स्टोर करता जाता है और उसको भी नहीं पता होता कि वो चीजें सारी उसके अंदर स्टोर हो रही हैं। Am I audible? Very much, Yes, sir. Very yes, much sir. audible. Yes, sir. We can hear you. Yes, sir. Okay. So till the age of 6, a child is a junk box, juke box, जिसके अंदर जो भी चीजें आप बोलते जाएंगे वो उसका सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता जाएगा। एंड लेटर जो वो चीज स्टोर हो रही है वो कहीं ना कहीं उसके माइंड को इम्पैक्ट करेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले 6 साल जब एक आपके बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देनी चाहिए और पॉजिटिव उनको वो देना चाहिए, तो उनकी जो जीन्स भी ट्रांसफर हुई हैं उसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक बच्चा सपोज एक गरीब परिवार से पैदा हुआ है तो, या एक परिवार से पैदा हुआ है जो जो सक्षम नहीं है, तो अगर आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहेंगे इनिशियल ईयर्स से, सो उसके माइंड पे वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट कि आपका जो कॉन्शियस पेरेंटिंग है कि शुरू के 6 साल बहुत ज्यादा एक बच्चे की लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको भी पता नहीं होता वो माइंड के अंदर क्या स्टोर करता जा रहा है और बाद में उसकी लाइफ में वो इम्पैक्ट डालता है। सो सबकॉन्शियस माइंड की इसमें बहुत ज्यादा पावर दिखाई है, दैट इज मच मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको अभी अपने कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में जो चीजें पिछले 35 साल से स्टोर्ड होंगी, दैट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माय बिहेवियर। So this is what it talks about, and then it talks about spirit and science. So I think मैं मेरी तरफ से इतना ही। मैं चाहूँगा कि all of you should go through this book. It's a very powerful book and a very good book, and it really has a very powerful impact and on one's life. And anything else, if anybody would like to ask, and I'm open.
आई थिंक सर अवधेश सर ने हैंड रेज किया हुआ है। तो मैं अब सवाल लेने से पहले एक चीज बता दूं कि ऑलरेडी सर ने हमारे लिए बहुत समय निकाला है और 7:30 होने को है। तो लाइक ये एक ही इकलौता सवाल हम लेंगे इस सेशन में, एंड देन रीटा मैम विल शेयर द वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम आवर साइड। सो अवधेश सर, इट्स अप टू यू, एंड देन विल इनवाइट रीटा मैम फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। अवधेश सर प्लीज। रिस्पेक्टेड सर, नमस्कार। जो जोसेफ मर्फी राइटर हैं, उन्होंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे पूरी बुक ही लिखी है और बहुत जबरदस्त है। जो चैप्टर 6 चैप्टर की बात सर कर रहे हैं आप, तो जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत जबरदस्त बुक लिखी है। मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा है। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था। ये बहुत अच्छा। आई थिंक और उसको फॉलो जी। माइंड सबसे ज्यादा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अर्ली इयर्स में हमको कई बार लगता है कि छोटे बच्चे हैं, याद भी नहीं रहेगा, मेमोरी नहीं होगी, बट सबसे ज्यादा एक्टिव इनिशियल इयर्स में वो होता है। तो अगर शुरुआत में हम बच्चों को ये बोलेंगे तुम ये नहीं कर सकते या ये चीजें मत करो, तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड पे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं। आज भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैंने जो है जोसेफ मर्फी वाली द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और पाओलो कोएल्हो वाली बुक जो है अल्केमिस्ट, इन दोनों की समरी बताई 5-5 मिनट के लिए, उनकी भाषा में अपने हिसाब से अनुवाद करके पारस पत्थर से लेकर के किया। तो जोसेफ मर्फी वाली बुक तो शुरू के, अगर मैंने दोस्तों से भी शेयर भी किया था, शुरू के अगर 50-60 पेज ही पढ़ ली जाए तो उतना ही बहुत ज्यादा उपयोगी है। बाद में तो कहानी टाइप से बढ़ते हैं वो, लेकिन सर शुरू के 50-60 पेज तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बहुत यूजफुल है। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। रीटा मैम। थैंक यू चंदन। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम सर को थैंक्स कहें या उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर थोड़ा सा और कुछ देर बोलिए, थोड़ा कुछ और देर बताइए, बिकॉज बहुत अच्छे से सर आपने बताया। और एक चीज तो समझ में आ गई सर कि इतने व्यस्तताओं के बावजूद और इतने सारे आप काम एक साथ हैंडल करते हैं, उसके बाद भी अगर आप समय निकाल लिया आपने ये किताब पढ़ने का। और हेलो, एम आई ऑडिबल? या जी जी सर ऑडिबल। तो हम लोगों के लिए तो ये एक मोटिवेशन है कि हम भी इस तरह से किताबें पढ़ने के लिए समय निकालें। और इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहती हूँ मुरारी को भी, जिसने ये कॉन्सेप्ट सोचा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम लोग इस तरह का डिस्कशन इनफॉर्मली कर सके विदाउट बीइंग फियर ऑफ कि ये वाली किताब हमने पढ़ी है तो इसके बारे में हम कैसे डिस्कस करें, थोड़ी सी हिचक रहती है। बट सर सीरियसली मैं ये सोचती थी कि शायद आप मतलब इतने व्यस्तताओं के बावजूद शायद नहीं पढ़ पाते होंगे या नहीं कर पाते होंगे, बट आई हैव हर्ड यू टॉकिंग अबाउट सम अदर बुक्स आल्सो, सो इट्स रियली इंस्पिरेशन फॉर अस। इसमें से कोई एक किताब सर जो आपको लगता है कि कोई वो आपको मैक्सिमम जिसने प्रभावित किया, कोई एक चीज अगर आप शेयर करना चाहें। फ्रॉम दिस बुक? जी, फ्रॉम दिस बुक। आई थिंक सबसे ज्यादा इसी चीज ने मुझे प्रभावित किया कि हमारा जो नोसीबोस, मतलब इसमें एक चीज थी फियर किल्स। जी। तो हम अगर लाइफ में किसी चीज से फियरफुल हो जाएंगे ना, तो वो हमारी मतलब माइंड के थ्रू हमारी ह्यूमन बॉडी को भी इम्पैक्ट करेगा। सो वो एक बहुत बड़ा एक लेसन है कि वी मस्ट नॉट बी फियरफुल ऑफ एनीथिंग। वो चीज फिर हमारी बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करती है। जी जी। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने देखा है सर कि हम कोई भी समस्या लेकर आपके पास जाते हैं या कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है और आप कहते हैं नहीं नहीं आप शुरू करो हो जाएगा, नहीं नहीं आप शुरू करो हो जाएगा, और वो किसी तरह से करते करते बढ़ते बढ़ते हम कदम बढ़ाते बढ़ाते उसको कर ही लेते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स और इतने अच्छे तरीके से इस किताब को एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे सिर्फ इस आपकी बातों से और किस किताब के बारे में पढ़ के चीज याद आती है कि हम लोग जब बीएससी फाइनल में थे, ग्रुप बी जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है साइंस का, तो उसमें डिजीजेस के बारे में कुछ चैप्टर्स आते हैं बाद में कि किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्म्स दे कैन एंटर इनटू आवर फूड एंड दे कैन एंटर अवर कहीं पर भी ओपन वुंड है या कुछ है तो उसमें करके हो जाते हैं और ये बीमारी हो जाती है। तो हम जो भी बीमारी के बारे में उस वक्त पढ़ रहे होते थे हमें लगता था हाँ हमें ये बीमारी है
जैसे आपने बोला कि वो आप हार्ट के बारे में सोचेंगे, तो जनरली हमें लगता था कि अरे हाँ हमारे साथ भी होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है या ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है. सो इट्स ए रियली वेरी गुड टेक अवे सर, कि हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचने चाहिए. और जो दूसरी बात आपने बताई कि 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी उसको एक्सपोजर देते हैं, जिस तरह का भी एक्सपीरियंस देते हैं, वो उसके माइंड में स्टोर होता जाता है. So I think being teachers, being into education department, we should give utmost importance to this thought कि हमारे पास जो बच्चा अब स्कूल में आ रहा है एंट्री लेके, उसको हम कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं और उसके दिल में टीचर्स के लिए, सोसाइटी के लिए कितनी पॉजिटिविटी भर सकते हैं, जो हो सकता है अभी हमें ना दिखाई दे, लेकिन आगे जाके जैसे सर ने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में वो रहती हैं और कहीं ना कहीं पर मैनिफेस्ट होती हैं. सो वी शुड मेक इट ए पॉजिटिव एंड जॉयस एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू अस, क्योंकि हम ही उनका फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जो आगे उनको मिलने वाली है उससे. सो बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने बताया. मुरारी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को प्लीज रेगुलर इंटरवल्स पे आप प्लीज लिंक करें. और साथ ही सर, जैसे आपने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ ये वाली किताब आपने पढ़ी है, अगर कोई और ऐसी बुक हो जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम या हमारा एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होता है, स्पिरिचुअल कोशेंट है, हमारा जो ऑरा है उसको क्लीन करने में या सपोर्ट करने में, पॉजिटिव करने में हमें मदद मिले, तो वी वुड रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ अस विल रिक्वेस्ट यू सर. थैंक यू सो मच एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू more such interaction with you. Thank you so much. थैंक यू. रीटा मैम, हम आपके पास पहुंचने वाले हैं अगले सेशन के लिए, आप तैयार रहिए. कोई वो एक बार सर लॉग आउट कर लेंगे ना, फिर मैं कहूंगी नहीं नहीं मैं नहीं कर रही, एक बार सर लॉग आउट कर लें. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for your patience. Yeah, so by this we can wrap it up evening, and looking forward to have you all in our upcoming sessions as well. Bye-bye. But before it, friends, it's Chandan. We have done this 42nd session. इसमें से कम 38 सेशंस इसलिए हुआ क्योंकि चंदन हमारे साथ हैं. कई बार ऐसा मौका आता है जब हम कहते हैं कि आज रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे, वो कहते हैं कि नहीं करना ही है, ये डेट है और आपको करना है. मतलब he doesn't give me any choice कि नहीं करोगे, राइट? इसका नाम ही चंदन है, तो चंदन सुगंधी बिखेरेगा. मुरारी एंड पांडे सर आर द टू चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रीड विद अ टीचर. ये लोग मुझे सिर्फ ला करके बिठा देते हैं कि आप पढ़ो, बट मतलब पूरी तरीके से ये चंदन का काम है. मुरारी इसका नाम ही चंदन है, चंदन ही बिखेरेगा ना. सीधी सी बात है. राइट. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी. चंदन जी, थैंक यू. Bye then. Have a wonderful evening. बाय. Bye-bye. करमजीत, अगर आप हैं तो आप बंद कर सकते हैं इसको. तो आप बंद कर सकते हैं जी. ओके मुरारी सर, थैंक